हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्योति आईएएस क्लासेस में। इसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास का 4th चैप्टर। ये है हमारे अतीत के बारे में से हिस्ट्री का। इसमें है 4th चैप्टर हमारा क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो आइए हम शुरू करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ। दुनिया के प्राचीनतम सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से? एक तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद है। और इनमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में क्या है? 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त क्या होता है? सूक्त वो होता है जो अच्छी तरह से, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की रचना की स्तुति में रचनाएं की गई हैं। इनमें से 3 मुख्य देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही होते थे। और ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। पर हम जो स्कूल में संस्कृति पढ़ते हैं वो अलग है, वो संस्कृत इससे अलग भाषा, थोड़ी सी भिन्न है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यह है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जो भूर्जविष्ट की छाल पर लिखी हुई थी। ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। अब ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों का प्रयोग रथ खींचने के लिए किया जाता था। लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी की जाती थी और जहाँ अच्छे चारागाह हो या फिर जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था, उन जगहों के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में राजा जो भी धन जीत कर लाते थे, उनका कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था और बाकी का जो धन बचता था जो वो आम जनता में बांट दिया जाता था। और उनमें से कुछ धन का प्रयोग यज्ञ के लिए भी किया जाता था। ये आहुतियां जो यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती थी वो देवी देवताओं को दी जाती थी। उसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति शामिल होती थी। और युद्ध में ज्यादातर पुरुष ही भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कि और ऐसे 2 समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर भी किया जाता था। पुरोहित, कुछ समूहों का वर्गीकरण जो है वो काम के आधार पर किया जाता था, जैसे कि पुरोहित हैं जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है। तरह तरह की यज्ञ और अनुष्ठान करते थे वो। दूसरे थे राजा,
ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ते हो। ये राजा ना तो बड़ी राजधानियों और ना महलों में रहते थे। इनके पास ना तो पैसा होता था, इनके पास ना तो सेना होती थी और ना ही ये कर वसूलते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये फर्क था यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों के बारे में। ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि बड़े पत्थर, ये शिलाखंड महापाषाण नाम से, ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है बड़े बड़े पत्थर, नहीं कहते महापाषाण। ये शिलाखंड यानी कि महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जा गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण प्रस्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए। ये देखिए कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। ये देखिए ये जैसे आपको ये तस्वीर में दिखाई दे रहे महापाषाण, ये बड़े बड़े पत्थर ये कब्रों के आसपास लगाए गए। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिल जाता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। जो भी कब्रें होती थी उन सब में कुछ समानताएं होती थी। सामान्यतः मृतकों को क्या किया जाता था, मृतकों जो मर जाते थे उन्हें खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं पुरातत्वविदों को इन कब्रों में। ये देखिए जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये महापाषाण कब्रों से मिले ये लोहे का सामान है। ये घोड़े के लिए सामान नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और एक ये कुल्हाड़ी, ये कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। असमानताएं क्या थी? सामाजिक असमानताएं। पुरातत्वविदों का मानना है कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में पुरातत्वविदों को एक व्यक्ति की कब्र मिली जिसमें 33 सोने के मन के और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। मतलब कि कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए भी थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, तो ये कंकाल दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव ये एक भीम की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इनाम गांव इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन
छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ कई समस्याएं भी होती हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसका हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य होते थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। उन्होंने वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। ये आधुनिक रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई थी शायद। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में लोग क्या करते थे? गेहूं, जौ, चावल, मटर, बाजरा, तिल और उगाते थे। और यहाँ से पुरातत्वविदों को जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और कई हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं, जिनसे अंदाजा लगाया था उन्होंने कि लोग शायद इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, सांभर, चितकबरा, हिरण, घड़ियाल, कछुआ, इनकी भी हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसबरियां भी एकत्रित करते होंगे लोग उस समय में। अनित, एटलस में चीन को देखो। ये इस चित्र में आपको एटलस दिखाई दे रहा होगा। चीन देखो, लगभग 3500 साल पहले हमें लेखन की कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। लेखन कला, ये जानवरों की हड्डियां पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे ये सवाल क्या थे? क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखते थे और फिर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। ये भविष्यवाणी कभी कभी गलत भी हो जाया करती थी। राजा क्या करते थे? महलों में रहते थे, शहर में महल बनाकर रहते थे। उनके पास बेशुमार दौलत होती थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी के व कांसे के बर्तन भी होते थे उनके पास। लेकिन राजा लोग उस लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।